यही बोलते हैं एजुकेशन है। मैं आपको, आप शकील साहब आपने पहले भी बताया था और मैंने वो पढ़ा ये डेटा, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स है पाकिस्तान की ओर से। 22 में 26.2 मिलियन बच्चे थे ना जो वो स्कूल में एनरोल ही नहीं हुए, वो नंबर आज 28 मिलियन हो गया हुआ। आप इमेजिन करो 28 मिलियन बच्चे स्कूल ही नहीं गए। और उसमें से भी एक और बड़ा अजीब सा स्टैटिस्टिक्स है, जो स्कूल जाते हैं उसमें से 60% बाहर निकल जाते हैं, हायर एजुकेशन से पहले ही बाहर हो जाते हैं। अब आप कोई मुझे बताए भाई, इतनी लैक ऑफ एजुकेशन के साथ कोई कंट्री कैसे प्रोग्रेस कर सकता है? नहीं। शकील साहब, हम बड़े महीने लास्ट ईयर बात कर रहे थे तो हमने रिकॉग्नाइज किया था दोनों ने मिलकर कि इट्स इकोनॉमी स्टूपिड, जो कि बिल बिल क्लिंटन कहते थे। मैंने अब ये देखने के बाद ये चेंज कर दिया है, इट्स नॉट इकोनॉमी, इट्स एजुकेशन स्टूपिड। ये इकोनॉमी की बात तो एडवांस्ड कंट्रियों के लिए, हमारे कंट्रियों के लिए तो अभी भी कहना चाहिए इट्स एजुकेशन स्टूपिड। तो लैक ऑफ एजुकेशन के कारण यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अब इसके मैं एक और थोड़ा सा साइड ट्रैक होना चाहूंगा। हम लाहौर पाकिस्तान की ही बात करते हैं, ये वही कंट्री है, आई होप बड़े लोगों को मालूम होगा कि इस सिटी लाहौर ने 6 नोबेल लॉरियट्स दिए हैं। आई होप आप लोगों को मालूम होगा, मुझे भी नहीं मालूम, मैं 5 समझता रहा, पर कल जब देखा ऑनलाइन जाके एक और निकला है। 6 नोबेल लॉरियट लाहौर से पढ़ के निकले हुए हैं, या उनकी एसोसिएशन है लाहौर के साथ। अब आप बताओ, कोई एशिया में या यूएस या वेस्टर्न सोसाइटी को छोड़ के कोई ऐसा और सिटी है, मुझे नहीं मालूम, होगा तो मुझे नहीं मालूम, कि जहां से 6 नोबेल लॉरियट निकले हुए हैं। हरगोबिंद खुराना साहब, सलाम साहब, चंद्रशेखरन, और 2-3 और नाम है, एक रूडी है कोई, या कुछ किपिंग है, ऐसे और भी नाम है। एनीवेज दैट डिसाइड द पॉइंट। इतनी एजुकेशन वहां से स्टार्ट होके आप लोग यहाँ तक कैसे पहुंच गए? अब सोल्यूशन क्या होता है इनका? मेरी नजरों में वो यही है, एजुकेशन के साथ आपको एक वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी रोल है इसका, जो कि पाकिस्तान में है ही नहीं। और उसके बाद होता है बिजनेस, बिजनेस की डेवलपमेंट। आपके सामने वो आपकी मॉल आधे घंटे में खाली कर दी लोगों ने। अब कैसे होगा इम्प्रूव? मेरे को तो कोई होप नजर नहीं आती। ये देखिए, अब इफ वी गो टू इंडिया, इंडिया वाज वेरी लकी कि हमारे को बहुत अच्छे लीडर मिल गए। अब मोदी साहब है, लाख लोग क्रिटिसाइज उनको करते रहे, पर जो उन्होंने कर दिखाया है वो है रिकॉर्ड में, हिस्ट्री में ऐसा। ये जेपी मॉर्गन के चीफ हैं, जेमी डामियन ऐसे कुछ नाम है उनका, वो कहते हैं, उनका है, आप यू कैन गो चेक ऑनलाइन, 400 मिलियन लोग पॉवर्टी से ऊपर आए हैं बिकॉज ऑफ मोदी की रिजीम में। 700 मिलियन उन्होंने वहां क्या कहते हैं कि बैंक अकाउंट खोले हैं। अब ऐसा कुछ होगा तो कैसे नेशन प्रोग्रेस नहीं करेगी? अब आप लेट्स गो बैक टू पाकिस्तान, वहां कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा लीडर निकलने की, है ही नहीं। अब देखो, जिन लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जो कि मोदी साहब अगेन बहुत गलत उनके अगेंस्ट बोलते हैं, आई थिंक दैट शुड बी अवॉइडेड एट एनी इफ यू कैन। और पाकिस्तान में तो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, और ऊपर से जो लोग पावर में है एस्टेब्लिशमेंट, वो वहां पर इनको पॉलिटिक्स, ग्रास रूट पॉलिटिक्स आने नहीं देते। और डिक्टेटरशिप इज द सोल्यूशन, परहैप्स ऑनेस्ट, जो ली थे सिंगापुर के, उनकी तरह सोल्यूशन है ये, मगर वो अब वेस्टर्न सोसाइटी वाले डिक्टेटरशिप आने नहीं देंगे। तो ले दे के ये जो सारे पैरामीटर्स हैं, कोई मुझे एक पैरामीटर ऐसा नजर नहीं आता है जो पाकिस्तान को फेवर करे कि जिससे कोई होप हो, कुछ आगे हो सकता है। बाकी ब्रेन ड्रेन के बाद मैं बात करूंगा। शकील साहब, आप कहिए कुछ। जी, शकील साहब, बड़ी उन्होंने गहराई में जाके इसको एलैबोरेट किया। पॉवर्टी की वजह से, गुर्बत की वजह से ही, और मौके ना होने की वजह से नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो दूसरे कंट्रीज को चली जाती है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में भी ऐसा है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा चेंज ये है कि जो इंडियन यूथ दूसरे कंट्रीज में जाती है, इतने एजुकेटेड होके, इतने ट्रेंड होके इन कंट्रीज में आते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े उस पे लगते हैं, हाई प्रोफाइल जॉब्स हैं, टेक कंपनीज ही वो चला रहे हैं। पाकिस्तान से, जैसे मैंने कहा कि मेरा ख्याल है आप बेहतर जानते होंगे मुझसे, कि 7 लाख या कितने 8 लाख पासपोर्ट्स बने, इतनी बड़ी तादाद, लेकिन उनमें से शायद 20% भी ट्रेंड ना हो।
तो फिर क्या उनके जाने का फायदा होता है मुल्क को या नुकसान होता है सर? जी, ये बड़ी दुख भरी दास्तान है। पिछले साल 8 लाख लोग मुल्क छोड़ के गए थे। बात यह है कि हमने एक्चुअली तालीम को, लिटरेसी को, इन चीजों को सीरियसली लिया ही नहीं। कभी हमारी प्रायोरिटीज में नहीं रही। यही यहाँ से हमारी बदकिस्मती का आगाज होता है कि हमने शुरू से ही जो है ना, वो डिफेंस 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 करना शुरू कर दिया, और ये नहीं देखा कि भाई हमारे बाकी जो चीजें हैं वो भी अपनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो तालीम को हमने जिस तरह से निगलेक्ट किया, उसका नतीजा ये है कि मुल्क के अंदर जो है उनकी, जो थोड़े बहुत लोग पढ़ते हैं उनकी भी खपत नहीं हो पा रही, उनके लिए भी जॉब्स नहीं है, वो भी मुल्क से बाहर ही देख रहे हैं। आज हमारा नौजवान जो है वो मुल्क से बाहर अपॉर्चुनिटीज देखता है, और हर बंदा डेस्परेट है कि मैं कनाडा चला जाऊं, यूरोप चला जाऊं, अगर यहाँ नहीं जा सकता तो यूएई चला जाऊं। इंडिया जिसका लिटरेसी रेट 47 में 12% था, 12%, वो अब 80% से ऊपर चला गया है। और उनकी एक स्टेट तो ऐसी है, केरला या केरल जिसको वहां बोलते हैं, जिसका लिटरेसी रेट जो है वो 90% से भी ऊपर है, 94 है शायद। सो हम जो है, हमारे किसी सूबे का जो है लिटरेसी रेट इतना इंप्रेसिव नहीं है। और हमारा जो सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान एरिया के एतबार से, वहां पे मैं हैरान रह गया ये पढ़ के कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्चुअली फेसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से मुराद ये है कि जो बाकी इंडिकेटर्स हैं उनको भी शामिल करके आप देखिए कि सैनिटेशन की सिचुएशन क्या है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है, और बाकी जो सहूलतें हैं, तालीम का जो है लेवल क्या है। तो 70% लोग जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का शिकार हैं हमारे सबसे बड़े सूबे में, जिसके बारे में हम दिन रात ये कहते हैं कि वहां पे बड़े मिनरल्स हैं, वहां बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उस सूबे का ये हाल है। तो बाकी आप देख लीजिए कि इवन पंजाब में पिछले दिनों एक नौजवान मुझे मिला यहाँ यूएई में, तो वो कह रहा था कि कोस्टा रिका कैसा मुल्क है। मैंने कहा बड़ा अच्छा मुल्क है, आई आई एडमायर इट अ लॉट, इसलिए कि उन्होंने 48 में अपनी मिलिट्री अबॉलिश करने का फैसला किया था, और उसके बाद जितने रिसोर्सेज थे उन्होंने सारे तालीम पे और हेल्थ पे लगा दिए, और आज उसके जो हैं इंडिकेटर्स पूरे रीजन में सबसे इंप्रेसिव हैं। और उन्होंने क्यूबा की तरह भी नहीं किया कि रेजिमेंटेशन कर दी या फ्रीडम्स को कर्ब कर दिया। यानी डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स भी हैं, सोशल फ्रीडम्स भी हैं, और लोगों की सेहत और तालीम में भी वो बहुत आगे हैं। तो डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी, ये जो हमने अभी बात की, जो इंडिया की यूथ है, जैसे कि आप, ये कहा जाता है कि दुनिया की जो 25 बड़ी कंपनियां हैं वो इंडिया की यूथ उसके ऊपर रूल कर रही है, और उसका आप समझ लें कि कोई $5 ट्रिलियन जो है वो उनके पास है। तो कहा ही जाता है कि वो जो यूथ वहां से निकली और उसने पूरी दुनिया में अपनी एक बनाया, साख बनाई, और फिर यहाँ से पैसा वहां पर भी जाता है, जाहिर है इसने भी उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। क्या ऐसा है? और क्या जो ब्रेन ड्रेन है, फिर हम इसको ये समझें कि ये अच्छी बात है, सही है? इंडिया को देखते हुए तो लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात है ब्रेन ड्रेन, क्योंकि उनकी वही जो ब्रेन ड्रेन हुआ वो उन्होंने उनकी इकोनॉमी को मजबूत भी किया। एम आई राइट सर? 100% करेक्ट। हम जब अभी कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे 1980s, लेट 70s में, तो हमें ये था कि हमें कोई होप नजर नहीं आती थी। बात है कि हम सेल्फिश लोग हैं। मैं सेल्फिश था, मुझे लग रहा था कि यहाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमने बाहर को रास्ता किया, रास्ता मिल भी गया। कौन जाता है बाहर छोड़ के? आई थिंक पहले तो यही समझते थे कि जो सेल्फिश लोग हैं वही जाते हैं, कि जब से ह्यूमन एवोल्यूशन हुई है ना, लोग माइग्रेट करते आ रहे हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द माइग्रेशन। कुछ जिन लोग, जो ज्यादा लोग स्मार्ट होते हैं तो इजीली उनके लिए हो जाता है, जो दूसरे हैं उनके लिए थोड़ा टाइम लगता है। मगर रियलिटी है, मैं कुछ केसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा। ब्रेन, जब हम आए थे तो कहते थे कि बुरी चीज है ये ब्रेन ड्रेन, मगर अब मूव फास्ट फॉरवर्ड कि आज की तारीख में यहाँ पर लीजिए यूएस में मेजर कंपनीज के जो बड़े बड़े लोग, आप सभी, मुझे क्या रिपीट करने की जरूरत नहीं, इंडियन है। आपको क्या लगता है कि उनके दिल में नहीं आता कि हम पीछे अपनी मदरलैंड को छोड़ते हैं जिसने हमें दिया? बिलीव मी, दे आर डूइंग लॉट एंड रियली लॉट। विनोद खोसला उन्होंने बहुत एस्टैब्लिश किया है। एक पर्टिकुलर एग्जांपल और है,
पावर ऑफ एजुकेशन एंड मेकिंग द वेल्थ जनरेशन, वो है। जैसे सबीर भाटिया हुआ करते थे, उन्होंने हॉटमेल स्टार्ट किया। कहते हैं, वो आप ही बोल रहे थे, उनकी मेंटरी में सुन रहा था, 1 साल 1.5 साल में उनकी कहते मेरे पास मेरा बैंक बैलेंस $5,000 था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने नेगोशिएट किया इनके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, वो कंपनी $400 मिलियन की बिकी, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, बिकॉज ऑफ डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। आप एजुकेशन के साथ ही सारा कुछ डेवलप कर सकते हो ना। हार्ड वर्क अकेला इनफ तो नहीं है ना, उसके पीछे दिमाग की भी जरूरत है। और जस्ट क्विकली चेंजिंग द सब्जेक्ट, पॉवर्टी में लोगों के दिमाग है ना, उन्होंने स्कैन किए लोगों के दिमाग, जो रिच लोगों के बच्चों के दिमाग है ना, बड़े तेजी से एक्टिव होते हैं। उनका स्कैन किया तो बड़ी जल्दी उनकी स्टिमुलेशन बहुत जल्दी होती। जो गरीबों के बच्चे, उनकी स्टिमुलेशन नहीं होती। इसका मतलब दे कैन नॉट थिंक बियॉन्ड द हराइजन, और जो भी है सोचना ले दे के। पॉवर्टी वही बात है, हमने छोड़ा था कुछ करने के लिए। हर कोई मोदी साहब जैसा तो नहीं होता ना। मैं आई फील प्राउड कि मैं ऐसा बोलता हूं उनके बारे में। जब उन्होंने घर त्याग दिया अपना, उनके पास तो आज ठीक है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, पर उस वक्त तो उनके पास कुछ भी नहीं, सारा कुछ ही हैज एवरीथिंग टू लूज। घर छोड़ा, फैमिली छोड़ दी, सड़कों पर जंगलों में घूमते रहे। आज तक फिर नेशन ने उनको नवाजा है, मगर उसके पीछे जो कुछ उनकी कंट्रीब्यूशन है, हर कोई उनकी तरह नेशनलिस्ट तो नहीं ना होता। ड्रेन है, एक मुल्क का अगर ब्रेन ड्रेन है तो दूसरे मुल्क का ब्रेन गेन भी होता है वो। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी सही हो और आप पढ़े लिखे लोगों को बाहर भेज रहे हैं, तो वो फिर आपके मुल्क को कंट्रीब्यूट भी करते हैं। वापस आके अपने एक्सपर्टीज के साथ, अपनी कंपनीज के थ्रू। अब आप ये देखिए ना कि ये जितनी बड़ी अमेरिकन कंपनीज हैं, उनका अमेजॉन का सबसे बड़ा ऑफिस जो है वो हैदराबाद दक्कन में है। इसी तरह से आप देखिए कि गूगल के 4 ऑफिसेज हैं इंडिया में, 4 मुख्तलिफ शहरों में। तो हमारे यहाँ तो एक भी नहीं है। हालांकि हमारा मुल्क भी एक 25 करोड़ का मुल्क है, बड़ा मुल्क है। तो इसके बावजूद हमारे यहाँ पेपॉल जैसी फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है। और हमारे जो हुक्मरान हैं, उनको उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती कि हम कितने बड़े क्राइसिस में फंसे हुए हैं। मेरा एक फेवरेट वो शेर है जॉन एलिया का। हमारे एक पोएट थे जॉन एलिया, जो इंडिया से आए थे। तो वो कहते हैं, मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। मलाल भी नहीं। एक मिसाल में अगर आपको दूं साइंटिफिक मैन पावर की, हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे सलीमो जमा सिद्दीकी, लखनऊ से थे वो। तो वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे, तो वो पंडित नेहरू से मिले कि पंडित जी आप मशवरा दीजिए, मैं पाकिस्तान जाऊं, मुझे इनविटेशन है कि आप आए इधर ना। तो पंडित जी ने बखुशी उनको इजाजत दी। उन्होंने कहा इंडिया के पास साइंटिस्ट हैं, काफी हैं, पाकिस्तान को ज्यादा जरूरत है आपकी। सो ही वांटेड पाकिस्तान टू प्रोग्रेस साइंटिफिकली, एजुकेशनली। तो ये जो जज्बा है कि किस मुल्क को कितनी जरूरत है साइंटिस्ट की, हमने तो कभी इसका हिसाब ही नहीं लगाया। हमारे यहाँ तो कहीं नहीं वो सोचते कि इंडिया में अगर हर हर साल जो है 25,000 24,000 लोग पीएचडी कर रहे हैं, और जिनमें से ज्यादा साइंसेज में होता है, तो हमारे यहाँ जो है 12,000 या 10,000 तो होने ही चाहिए। उसमें हम कभी मुकाबले की बात नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि अच्छा जी उनका लिटरेसी रेट जो है वो 10 साल में अगर 10% बढ़ा है, 12% बढ़ा है, तो हमारा जो है वो 6% तो बढ़ना ही चाहिए। तो हमारा तो 60% से ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा। बल्कि पिछले 2 साल पहले, 3 साल पहले ऐसा भी एक पीरियड आया जब हमारा लिटरेसी रेट नीचे गया। ये भी शायद एक रेयर एग्जांपल होगी दुनिया की तारीख में कि किसी मुल्क का लिटरेसी रेट जो है वो नीचे गया हो, ऊपर जाने के बजाय। तो इस तरह के जो हमारे मसाइल है ना, बेसिक मसला ही यही है कि हमने अपनी तरजीहात का सही तयन नहीं किया। हमारी प्रायोरिटीज जो हैं उस पे हमने कभी सोचा नहीं कि हमें कितने पढ़े लिखे लोग किस फील्ड में चाहिए हैं। तो एक जिसको कहते हैं ना भाग दौड़ एक है, कि बस ठीक है जी आज एमबीए करना है जी, एमबीए हर बंदा एमबीए किए जा रहा है। कंप्यूटर का आ गया जी, हर बंदा कंप्यूटर की तरफ दौड़ रहा है। कि भाई आपको फिलोसोफर्स भी चाहिए होते हैं, आपको इकोनॉमिस्ट भी चाहिए होते हैं, आपको दूसरे फील्ड्स के लोग भी चाहिए होते हैं। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में अब सैकड़ों यूनिवर्सिटियां हैं, और सिर्फ 9 यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं, 9, विच आर ऑफरिंग कोर्सेज इन फिलोसफी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। और हिस्ट्री के बजाय हम अब मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाते हैं, पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाते हैं।